नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज का सेशन हमारा जो है वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो टॉपिक है अपने आप में फैक्टर्स और मल्टीपल्स का, ये हमारा एक कंसेप्ट बिल्डिंग टॉपिक आप कह सकते हो, क्योंकि जब तक हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में जानकारी नहीं होगी हम उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करें, उसको समझने के लिए आपको फैक्टर मल्टीपल की जरूरत पड़ती है। एंड इनफैक्ट नंबर सिस्टम के और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के लिए भी आपको फैक्टर और मल्टीपल की समझ होना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेरा नाम ऋषभ है एंड आज के सेशन में हम पूरा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे फैक्टर और मल्टीपल के ऊपर करने जा रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल दैट इज ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हुए कि आखिर इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। देखो ऑनेस्टली मल्टीपल तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। मल्टीपल समझने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैक्टर में हमें डिटेल डिस्कशन करना होगा। मल्टीपल होता क्या है, देखो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैंने आपसे पूछा व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 4। इसका मीनिंग पता क्या हुआ, आप ऐसे नंबर्स मुझे बताओ जो 4 से डिवाइड हो जाएं। सर ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं? आप बोलोगे 4 एक ऐसा नंबर है, 8 एक ऐसा नंबर है, 12 एक ऐसा नंबर है, 16 एक ऐसा नंबर है, 20 एक ऐसा नंबर है, 24 एक ऐसा नंबर है, और ऐसे आगे बहुत सारे ऐसे नंबर्स होंगे जो कहीं ना कहीं 4 से डिवाइड हो जाते होंगे। ये सारे जो भी नंबर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं, इन सबको हम बोलेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं। आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पे, ये सारे जितने भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे ना, ये सारे दरअसल में 4 के टेबल में ही आते हैं, राइट। तो एक्चुअल में किसी नंबर का मल्टीपल होने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि वो उसके टेबल में आए। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से देयर आर सो मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट। ये सारे नंबर, इनमें से आप कोई भी नंबर उठाओ, जैसे आपने मान लीजिए 16 उठाया, तो क्या 16 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल हो जाएगा। तो वी कैन से दैट 16 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक काम करो कि आप मुझे लेट्स से 24 के मल्टीपल बताओ, अब आप मुझे बोलोगे 24 के मल्टीपल क्या आएंगे जो 24 के टेबल में आ रहे हैं, वो आएंगे 24, 48, 72, 96, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इस तरह से जो भी उसके टेबल में आ रहे हैं वो सारे मल्टीपल हो जाएंगे। ये होते हैं मल्टीपल्स। अब एक बात आप नोटिस करना, अगर मैं आपसे पूछ रहा था ना कि अब मुझे आप 4 के मल्टीपल बताओ, तो आपने एक बात रियलाइज करी, इसका सबसे छोटा मल्टीपल दरअसल में 4 ही निकल के आया। बाकी जितने भी मल्टीपल्स है ना, जितने भी मल्टीपल है सिर्फ 4 को छोड़ के, वो सारे 4 से बड़े हैं। तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं ना मल्टीपल की, तो मल्टीपल हमेशा या तो नंबर के बराबर हो सकता है जैसे 4 था इस केस में, या उससे बड़ा ही होगा। सेम केस यहाँ पे आप देखो 24 की जब मैंने बात करी, इसका जो मल्टीपल आया वो या तो 24 से हमेशा बड़ा ही था या फिर उसके बराबर हो सकता है। नंबर से छोटा कभी उसका मल्टीपल नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इज दिस क्लियर? गुड। अब ये बात तो हुई मल्टीपल की, अब बात आते हैं फैक्टर्स की। देखो फैक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं और फैक्टर्स को हमें डिटेल में अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझना इस बात को, जब हम बात करते हैं ना फैक्टर की, जैसे अभी मैंने आपको पीछे मल्टीपल ऑफ 4 बताए, अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4, तो दरअसल में मुझे ऐसे नंबर्स बताने होंगे विच कंप्लीटली डिवाइड 4। नंबर्स विच कंप्लीटली डिवाइड 4, फर्क समझना। जब मैंने 4 के मल्टीपल बताए ना, मैंने आपको ऐसे नंबर बताए जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। जब मैं 4 के फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो हमें ऐसे नंबर बताने होंगे जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे तो सिमिलर साउंड कर रहा है, नहीं सिमिलर साउंड नहीं कर रहा, अलग अलग मतलब है। आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। जैसे अगर आप 1 चेक करो, अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करते हो ना, तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब पता क्या है, 4 पूरी तरह से 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो 1 है ना, इट इज अ फैक्टर ऑफ 4। ऐसे अगर हम बात करें 4 को 2 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, तो ये 2 भी क्या बनेगा, ये 2 भी फैक्टर होगा। अगर आप नोटिस करो, अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करोगे ना, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये आपका 4 का फैक्टर नहीं होगा।
पर अगर आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों हमारा 4 का फैक्टर रहेगा। तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 4, तो आप बोलोगे दीज आर द 3 सच फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 एंड 4। अब एक बात आपने नोटिस करी, हमने 4 के आगे चेक नहीं किया। हाँ, हमने 4 के आगे नहीं चेक किया। क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि फैक्टर कभी नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर आप 4 की बात कर रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा इसका जो फैक्टर आएगा ना वो 4 खुद आएगा। इससे बड़ा कभी इसका फैक्टर हो ही नहीं सकता। इससे छोटे ही फैक्टर्स होंगे हमेशा, या उसके बराबर हो सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। क्या आप लोग मुझे 6 के फैक्टर बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर, देखो 6 को ना अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो 0 रिमाइंडर देगा। 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे वो भी 0 रिमाइंडर देगा। 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे वो भी रिमाइंडर 0 देगा। पर अगर आप 4 से डिवाइड करते हो ना, ये रिमाइंडर 0 नहीं देता। 6/4 इज नॉट रिमाइंडर 0। और सिमिलरली 6 को 5 से डिवाइड करोगे ये भी रिमाइंडर 0 नहीं देगा। पर अगर आप 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। तो एक्चुअल में 6 के फैक्टर कौन से बने? 1, 2, 3 और 6। तो टोटल 4 फैक्टर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे अगर मैं कोई और नंबर लूं, मान लो लेट से मैं 8 की बात करूं, क्या आप मुझे 8 के फैक्टर लिख के बता सकते हो? आप बोलोगे हाँ, ये आएगा 1, 2, 4 एंड 8। सर बाकी क्यों नहीं लिए? देखो 3 डिवाइड नहीं करता 8 को, 5 भी नहीं करता, 6 भी नहीं करता, 7 भी नहीं करता। ये सारे डिवाइड नहीं करते, तो ये 8 के फैक्टर नहीं बनेंगे। बाकी सारे 8 के फैक्टर यहाँ पे बन जाएंगे। 1, 2, 4 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक है सर, यहां तक तो बात क्लियर हुई। अब चलो ठीक है, पर अगर सर हमारे पास कोई बड़ा नंबर हो, बड़ा नंबर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 24, क्या मुझे अगर कोई पूछे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, तो क्या मुझे इसको ऐसे ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि मैं हर एक नंबर देखूं कि अच्छा 1 डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास इस तरह से टोटल 8 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 8। तो क्या मुझे सर ऐसे लिख लिख के करने पड़ेंगे? अगर सिंपली उसने पूछा हो कि कितने फैक्टर्स हैं इसके, हाँ, क्या ये मुझे लिख लिख के करने होंगे? मैंने बोला नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट दैट डायरेक्टली कैसे करेंगे, प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करना। आप पहले तो ना 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। बेसिकली 24 को प्रोडक्ट में तोड़ो। प्रोडक्ट में तब तक तोड़ते रहो जब तक आपका प्रोडक्ट में सारे प्राइम नंबर ना आ जाए। आई रिपीट, 24 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ते रहो जब तक सब अपने आप में प्राइम ना हो जाए। देखो, अगर आप इसको तोड़ोगे, कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने इसको 8 × 3 लिख दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो, क्या 8 प्राइम है? ना। 3 बिल्कुल प्राइम है पर 8 प्राइम नहीं है। देखो 8 को फर्दर तोड़ो। आप बोलोगे सर 8 होता है 2 की पावर 3, और 3 तो 3 ही है यहाँ पे, है ना? क्या अब देखो, अब क्या 2 प्राइम है? आंसर इज यस, ये प्राइम है। क्या यहाँ पे 3 प्राइम है? आंसर इज यस। अब यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टरेशन हो चुकी है। सो दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 24। ठीक है सर, तो 24 की मैंने प्राइम फैक्टरेशन लिख दी, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो जब भी आपको कभी आगे कुछ करना है ना, सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर बना लो। वो हमने कर लिए, प्राइम फैक्टरेशन हमने कर ली। अब सवाल आता है इसके आगे कैसे करना है। इसके आगे क्या करूं मैं? देखो, आगे करने के लिए आपको पता क्या करना है? आप लोग को ना क्या करना होगा, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे पावर है, जैसे 2 की पावर कितनी है? 3। तो आपको करना क्या है? 3+1। जितनी भी पावर है यहाँ पे इसकी 3 की, वो कितनी है? 1। इसको करेंगे 1+1। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 × 2, दैट बिकम्स नथिंग बट 8। समझ आया? अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा बताता हूं। मान लेते हैं आपने कोई नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की, और प्राइम फैक्टरेशन आपकी ऐसे आई 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, ऐसे कुछ आया। तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे? आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बहुत सिंपल हैं। जो भी उसकी पावर है, कितनी पावर है? यहाँ पे a है ना, तो a+1। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कितनी पावर है? b, तो इंटू b+1। फिर आगे देखो यहाँ पे कितनी पावर है? c, तो इंटू c+1। तो ये बनेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। तो जैसे अभी मैंने 24 को आपको बताया था, 24 को हमने क्या किया था? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, यही था इसकी प्राइम फैक्टरेशन। अब देखो, इसकी पावर कितनी है? 3, तो हम क्या करेंगे? 3+1। इसकी पावर कितनी है? 1, तो हम क्या करेंगे? 1+1। तो क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा 4 इंटू टू विच बिकम्स नथिंग बट 8। तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 विल बी 8। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे आप इस तरह से इसके जो फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वो यहां आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और ट्राई कर लें, मान लेते हैं आई डोंट नो, मान लो 30 को बताओ 30 के कितने फैक्टर्स होंगे। देखो 30 को पहले तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक वो प्राइम नंबर्स के मतलब नीचे जो बेस है वो प्राइम नंबर्स ना हो जाए। आप बोलोगे सर मैं इसको 6 इंटू 5 तोड़ दूं, हाँ तोड़ दो। अब देखो 5 तो प्राइम है बट 6 इज नॉट अ प्राइम, इसको बनाना पड़ेगा। तो 6 को फर्दर तोड़ो, 6 को तोड़ोगे तो कैसे आएगा 2 इंटू 3, और 5 तो 5 ही था। तो दरअसल में 30 की ये बनी प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 2 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है। तो कोई आपसे नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे ना, वो आप निकाल दो कैसे, पावर चेक करो, पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस 1। फिर अगली पावर कितनी है 1 इंटू 1 प्लस 1। फिर अगली पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो ये बना 1 प्लस 1। तो कितना बना 2 इंटू 2 इंटू 2, ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो इसके निकल के आएंगे वो 8 निकल के आएंगे। अगर आपको देखने हैं ना कौन से फैक्टर, आप इनको देख भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 विल बी अ फैक्टर, 2 विल बी अ फैक्टर, 3 will be a factor, 5 will be a factor, 6 will be a factor, 10 will be a factor, 15 will be a factor, 30 will be a factor। ये टोटल 8 इसके फैक्टर्स आपको 30 के देखने को मिलेंगे। तो आप इन 8 फैक्टर्स को निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालने हो। सो दिस इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। इस तरह से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बिफोर क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना प्राइम नंबर्स की, है ना, मैंने आपको बोला था ये क्या होते हैं सर प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। विच आर दीज टू फैक्टर्स? द टू फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं देखो 2 की बात करूं तो 2 के फैक्टर क्या आएंगे, आप बोलोगे 1 आएगा और 2 आएगा। 2 के केवल दो ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, इसीलिए 2 प्राइम है। आप 3 की बात कर लो, 3 के दो ही फैक्टर आएंगे 1, 3, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसीलिए 3 भी प्राइम है। आप 5 की बात कर लो, 5 के दो ही फैक्टर आएंगे 1, 5, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 7 की बात कर लो, 7 के दो ही फैक्टर हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आप 11 की बात कर लो, 1 एंड 11, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, बस दो ही फैक्टर हैं। ऐसे 13 की बात कर लो, 1 एंड 13, या इसके दो ही फैक्टर हैं। तो जब जब ऐसे सिर्फ दो ही फैक्टर्स आते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, वो अपने आप में प्राइम नंबर बन जाता है। आई होप आपको प्राइम नंबर का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारे पास होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, राइट। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 4। अब अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2 एंड 4। अब यहां पर इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो चुके हैं तो ये अपने आप में कॉम्पोजिट नंबर बन गया। आप 6 की बात कर लीजिए, 6 की बात करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 6, इसके टोटल आपको 4 फैक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक कॉम्पोजिट नंबर हुआ, राइट। एक मैंने नंबर लिया मान लो 8, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे ये बनेगा 1, 2, 4 एंड 8, ये भी इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी अपने आप में कॉम्पोजिट नंबर हुआ। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है, और कोई भी ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है। अब कई बार ना बच्चे मेरे से क्लासेस में पूछते हैं, क्या पूछते हैं सर बच्चे आपसे क्लासेस में? क्लासेस बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजिट होगा? हाँ, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट, इज इट राइट? आंसर इज नो। पहले मुझे आप बताओ वन के बारे में मुझे बताओ, वन क्या है? क्या वन प्राइम है? क्या वन कॉम्पोजिट है? मुझे आप सोच समझ के बताओ। सर
वन के कितने फैक्टर आते हैं? वन का केवल एक ही फैक्टर है, वन। अब देखो प्राइम किसको बोलते हैं? जिसके दो फैक्टर होते हैं। वन के दो फैक्टर तो नहीं है, तो वन प्राइम तो नहीं है। वन के दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, इसलिए वन कॉम्पोजिट भी नहीं है। तो वन हुआ क्या? अगर हम बात करते हैं ना वन की, तो ध्यान रखिएगा, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन ना ही प्राइम है, वन ना ही कॉम्पोजिट है, वन वन है। क्यों है वन वन? क्योंकि वन के दो फैक्टर्स भी नहीं है, वन के दो से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है, इसीलिए वन ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। तो जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि नंबर जो प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, उनके फंडामेंटल्स बिल्कुल खराब है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ आ गए होंगे। ये नंबर ऑफ फैक्टर के बेसिस के ऊपर ही डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर प्राइम होगा, कौन सा नंबर आपका कंपोजिट होगा। ठीक है, अब अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मान लेते हैं मैंने आपको एक चीज पूछी, मैंने पूछा कि लेट से एक कोई नंबर है, मान लो मैंने पूछा 3a, मतलब a इज सम नंबर। ओके ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं इज 3a डिविजिबल बाय a? क्या 3a a से डिवाइड होता है? आप बोलोगे चेक कर लेते हैं। देखो ऊपर है 3a, नीचे है a। अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे a से a कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 3। ये 3 क्या होगा? इसका कोशेंट होगा, दिस कोशेंट विल बी 3, राइट? क्या कुछ रिमाइंडर आएगा? आंसर इज नो। देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करो, जब आपने 3a को a से डिवाइड किया ना, तो वो तो आपका रिमाइंडर 0 ही देगा, वो तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। जब a कट ही गया तो वो तो पूरी तरह से डिवाइड हो ही गया, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से इज, यहां पर 3a जो होगा इट इज डिविजिबल बाय a। कोई आपसे पूछे किस वैल्यू के लिए, आई वुड से एनी वैल्यू ऑफ a, बस 0 ना हो। ठीक है, कोई भी आप a की वैल्यू डाल दो, तो ये 3a जो होगा वो हमेशा a से डिवाइड हो जाएगा, हमेशा। क्योंकि a और a कट ही जाएंगे, तो डिविजिबिलिटी तो हो ही जाएगी। अगर कल को मैं ऐसे पूछता कि व्हाट वैल्यू ऑफ a, विल 15a बी डिविजिबल बाय a? 15a कब a से डिवाइड होगा? आप बोलोगे सर 15a को हम a से डिवाइड करके देख लेते हैं, a से a कट जाएगा तो इसका भी देखो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो ये भी हमेशा a से डिवाइड हो जाएगा। a की आप कोई मर्जी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा डिवाइड कर ही जाएगा, तो 15a विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय a। तो एक्चुअली पता क्या होता है, जब भी यहाँ पे a लिखा है और यहाँ मैंने a का कोई, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीपल ऑफ a, ये a का मल्टीपल ही तो है, 15 टाइम्स a, तो ये हमेशा हमेशा a से डिवाइड हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहे a की कोई मर्जी वैल्यू डाल लो, मान लो यहाँ पे आपने a की वैल्यू 4 डालनी है, तो डाल के देख लो, ये बनेगा 3 इंटू 4 12, और 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। आप इसमें 4 की a की वैल्यू कुछ भी डाल दो, वट एवर यू वांट टू पुट, लेट्स से आपने a की वैल्यू 2 डाली, तो 15 इंटू 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे, हमेशा डिवाइड हो जाएगा। तो n इंटू a, मतलब मान लो मैं जनरल कर दूं, n इंटू a इज ऑलवेज विजिबल बाय a, क्योंकि a और a हमेशा कट जाएंगे। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। चलो ठीक है, अब दूसरी बात, अब मैंने आपसे पूछा लेट्स से देयर इज अ नंबर, छोटा नंबर लेते हैं, लेट्स से आई स्पीक अ नंबर कि इज 6 डिविजिबल बाय a? एक नंबर है 6, क्या 6 a से डिवाइड होगा? अब आपने बोला कि अच्छा एक चेक कर लेते हैं, देखो 6 a से डिवाइड होगा, मुझे बताओ। आप बोलोगे यार 6 a से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड इस बात के करेगा कि a की वैल्यू क्या है। 6 a से डिवाइड कर भी सकता है, हो सकता है ना भी करे, पर ये डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या है। क्योंकि देखो इसमें ऊपर a तो है नहीं जैसा पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ तो सिंपली 6 एक नंबर है, तो 6 a से कब डिवाइड करेगा? 6 a से तब डिवाइड करेगा जब a जो होगा ना वो 6 का फैक्टर होगा। आप चेक कर लो, जैसे 6 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ये भी डिवाइड हो जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करोगे ये भी हो जाएगा, 6 को 4 से डिवाइड करोगे ये नहीं होगा, 6 को 5 से करोगे ये भी नहीं होगा, पर 6 को 6 से करोगे ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब a की क्या वैल्यू हो सकती है? सर a की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 या 6। अगर a की इनमें से कोई वैल्यू हुई तो उस केस में क्या होगा, आपका जो 6 है वो a से डिवाइड कर जाएगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू हुई तो फिर नहीं डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब पता क्या है, a की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3 और 6, ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं a की जब आपका 6 a से डिवाइड कर जाएगा। डू गेट माई पॉइंट? एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि a की क्या वैल्यू रखूं कि 20 से वो डिवाइड हो जाए। a की कितनी वैल्यूज, चलो क्या क्या छोड़ो, a की कितनी वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जो 20 को डिवाइड कर दें। आप बोलोगे सर a की वैल्यू 1 हो सकती है, a की वैल्यू 2 हो सकती है ना, a की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। अगर a की वैल्यू इनमें से कुछ कुछ हुई तो वो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। ये बेसिकली और कुछ नहीं, मैंने ये फैक्टर ही निकाले हैं। कितने फैक्टर हुए ये हुए 6। तो a की ना टोटल 6 वैल्यूज हो सकती हैं जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी। अब ये तो था छोटा नंबर, अगर बड़ा नंबर होता तो कैसे करते, कैसे निकालते a की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। मैंने आपको बताया है ये क्या है, 6 चीजें। ये 6 चीजें कुछ नहीं है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 20 निकाल लें। कैसे निकाल सकते हैं सर नंबर ऑफ फैक्टर्स? अरे सिंपल, 20 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी होती है? 5 इंटू 4। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई नहीं है, क्यों? क्योंकि सर 4 प्राइम नहीं है, इसको प्राइम बनाना पड़ेगा। तो 5 इंटू 2 की पावर 2, ये बना इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर आप इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया है a प्लस वन इंटू बी प्लस वन वाला। तो पावर देखो यहाँ कितनी है 1, तो ये कितना बनेगा 1 प्लस वन। फिर आगे देखो पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो कितना बनेगा 2 प्लस वन। तो कितने फैक्टर आए? ये आए 2 इंटू 3। तो ये क्या बन गया? टोटल 6 फैक्टर्स। टोटल 6 वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं ए की जो 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी। इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कभी आपसे पूछे फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ ए विल 20 बी डिविजिबल बाय ए, इसका मतलब सिंपल सा है, ही इज आस्किंग यू रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20। क्या ये बात समझ आई आपको? गुड गुड गुड। अब एक क्वेश्चन यहां पे ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्या पूछा हुआ है यहां पे? यहां पूछा हुआ है x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 6x प्लस 960 जो होता है ना वो x से डिविजिबल होता है। ऐसी कितनी x की वैल्यूज पॉसिबल है? देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6x प्लस 960 x से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अब मैंने आपको ना डिविजिबिलिटी में भी आपको चीज बताई थी, रिमाइंडर वाले में भी, कि जब ऐसे प्लस होना हम इनका अलग अलग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6x बाई एक्स प्लस 960 बाई एक्स, लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। अब जरा नोटिस करना है, इधर यहां पे x था, ये x और x तो कट गया, इसका आपका क्वोशंट आया 6। और या फिर आप ऐसा समझो ये जो 6x है ना ये तो हमेशा ही हमेशा x से डिवाइड कर जाएगा, यहां से कोई रिमाइंडर नहीं आने वाला। मैंने आपको बताया n इंटू ए इज ऑलवेज विजिबल बाय a, तो 6x विल ऑलवेज बी विजिबल बाय x। तो ये तो हमेशा ही हमेशा डिवाइड हो जाएगा, आप x की कोई मर्जी वैल्यू डाल दो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि सर ये वाली चीज तो रेलेवेंट है ही नहीं हमारे लिए, ये तो हमेशा ही डिवाइड हो जाएगी। 6x जो है वो हमेशा x से डिवाइड हो जाएगा। पर हमें आंसर कहां से मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा यहां से। अब वो पूछ रहा है कि 960 कब x से डिवाइड होगा, x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो 960 को डिवाइड कर दे। सर ये तो मतलब यही नहीं है कि 960 के फैक्टर पूछ रहा है, ऐसी कौन सी x की वैल्यूज होंगी जो 960 को डिवाइड कर देंगी? सर सिंपल बात, अगर x 960 का फैक्टर हुआ तो वो उसको डिवाइड कर देगा। तो सिंपली वो ये पूछ रहा है कि 960 के कौन कौन से फैक्टर हैं या कितने फैक्टर होते हैं। तो क्या हम 960 के फैक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसकी प्राइम फैक्टरेशन करके। करो इसको एक बार प्राइम फैक्टरेशन, देखो तोड़ो, जहां जहां तब तक तोड़ते रहो जब तक वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ना आ जाए। मुझे दिख रहा है ये बनेगा 32 इंटू 3 96 होता है इंटू 10। इसको फर्दर तोड़ो, 32 होता है 2 की पावर 5, 3 3 रहेगा एज इट इज। 10 को मैंने तोड़ दिया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 6। ठीक है, ठीक है, सही किया है। 64 320 960, हाँ ये इसकी प्राइम फैक्टरेशन बन गई 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। देखो ध्यान से, मैं तब तक उसको तोड़ता रहा जब तक ये सारे इस तरह से प्राइम नंबर्स ना बन गए। चलो ठीक है, अब इसके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने में सक्षम है। कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है? पावर देखो, पावर पावर कितनी है यहाँ पे 6, तो 6 प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो पावर कितनी है 1, तो इंटू 1 प्लस 1। यहाँ पर पावर कितनी है 1 इंटू 1 प्लस 1। तो करो इसको, कितना आएगा 7 इंटू 2 इंटू 2, कितना होता है वो होता है 28। तो भाई x की टोटल 28 वैल्यूज हो सकती हैं
जब वो 960 को डिवाइड कर देगा। बेसिकली 960 के नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आए 28, तो x की ऐसी टोटल 28 वैल्यू हैं जो 960 को डिवाइड कर देंगी। ये तो पहले ही डिवाइड हो चुका है, यहाँ तो x की आप कोई मर्जी वैल्यू डाल दो वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ x की टोटल 28 वैल्यूज आई, तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 28। क्या ये बात क्लियर हुई? तो x की ऐसी 28 वैल्यूज पॉसिबल है, वो सिंपल आपको 960 के फैक्टर आपसे पूछ रहा था। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x। ऐसी x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? देखो वो क्या कह रहा है, 7x प्लस 96 x से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं पहले। तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 7x बाई एक्स प्लस 96 बाई एक्स, ऐसे तोड़ेंगे। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो यहां पर जो x है ना वो x को डिवाइड कर देगा, तो ये तो 7x तो हमेशा ही x से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कौन सा हमें चेक करना होगा, 96। 96 हमेशा x से डिवाइड नहीं होगा, 96 x से तभी डिवाइड होगा जब x 96 का एक फैक्टर होगा। तो जो जब हम वो हमसे पूछ रहा है ना कितनी वैल्यूज होंगी x की, तो बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि कब कब 96 x से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली आप 96 के नंबर ऑफ फैक्टर देख लो, जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आए उतनी x की वैल्यूज पॉसिबल होंगी जो 96 को डिवाइड कर देंगी। तो 96 के फैक्टर कैसे निकालेंगे, सिंपल है, 32 इंटू 3 करके। 32 तो प्राइम नहीं है, इसको बनाओ, ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर निकालना मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे निकालूंगा सर, ये देखो इधर आप लोग, ये है पावर 5, तो क्या करेंगे 5 प्लस 1, ये है पावर 1 तो इंटू 1 प्लस 1, तो कितना बन जाएगा 6 इंटू 2 बन जाएगा, जो बन जाएगा हमारा आंसर 12। तो ऑप्शन सी 12 आपका यहाँ पे इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बातें हमने यहां तक समझ ली है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन यहां पे इस बार भी आया था, इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करेंगे एक बार। देखो ये डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो, अदरवाइज आपके फैक्टर का क्वेश्चन तो है ही है। अब देखो क्वेश्चन पता क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। कौन सा सबसे छोटा वन डिजिट नंबर है जिसके एग्जैक्टली 4 अलग अलग फैक्टर्स हैं। देखो ये ना मैं वैसे ही निकाल सकता हूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 1 के कितने फैक्टर हैं, केवल 1। 2 के कितने फैक्टर हैं, 2, 1 एंड 2। 3 के कितने फैक्टर हैं, 2, 1 एंड 3। 4 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 4, तो 4 के 3 फैक्टर हैं। 5 के कितने फैक्टर हैं, 1 एंड 5 क्योंकि प्राइम नंबर है। 6 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3 एंड 6। आई रिपीट, 6 के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 3 एंड 6। क्या 6 से कोई छोटा ऐसा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर हैं, नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है कि इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। 6 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर आते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना मुझे स्टेटमेंट 1 की जरूरत पड़ी, ना मुझे स्टेटमेंट 2 की जरूरत पड़ी, सीधा मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने उसी क्वेश्चन को पढ़ के सीधा आंसर दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब आई डू नॉट नीड द स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स। मुझे कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन में लिखा था सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ जिसके एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स हैं, मैंने बता दिया वो 6 नंबर है। ठीक है, 6 के क्योंकि एग्जैक्टली 4 फैक्टर हैं, 1, 2, 3 एंड 6। क्या ये बात क्लियर है? गुड। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। अब देखो यहां पर कुछ लिखा गया है, इनको पढ़ो एक बार आप लोग। क्या कह रहा है यहां पे कह रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको अगर आप 50% इंक्रीज कर देंगे तो उसके फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। देखो इसमें आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल ही लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 1 से शुरुआत की, देखो 1 सा तो चलो 1 है, 1 को तो चलो इतना नहीं हम देखते, पर आपका सबसे उसके 1 के तो एक ही फैक्टर रहता है, पर उसके बाद देखो जैसे आप 2 की बात करो, 2 राइट। अब आप जानते हो 2 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2 इटसेल्फ। 2 के 2 फैक्टर्स हैं, हाँ ठीक है। अब वो कह रहा है इसको 50% बढ़ा दो। 50% बढ़ाने का मतलब उसकी वैल्यू 1.5 गुना होना। तो अगर आप इसकी वैल्यू 1.5 गुना करते हो वो वैल्यू कितनी बन जाएगी, वो वैल्यू बन जाएगी 3।
तो जब मैंने 2 को 50% इंक्रीज किया उसकी वैल्यू बन गई 3। अब देखो, अगर मैं 3 के नंबर ऑफ फैक्टर्स देखूं तो कितने फैक्टर आएंगे? सर इसके भी 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 एंड 3। तो देखो अंडरस्टैंड करो, जब नंबर 2 था उसके भी केवल 2 ही फैक्टर थे, जब मैंने उसको 50% बढ़ा दिया उसके भी 2 ही फैक्टर रहे। तो मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा नेचुरल नंबर मुझे मिल गया जिसको मैंने जब 50% इंक्रीज किया तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बदले। 2 के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही थे, 3 के भी नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही हैं। तो बिल्कुल यहां पर एक नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि 50% आप बढ़ाओगे तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। क्वेश्चन आएगा सर ये सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? वो कह रहा है एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको आप 150% इंक्रीज करो तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स ना चेंज हो। देखो फर्क समझना, किसी चीज को 50% बढ़ाने का मतलब पता क्या होता है? उसकी वैल्यू 1.5 गुना होना। किसी चीज को 150% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू 2.5 गुना हो जाना। जैसे अगर हम 100 है ना, मान लो मैं 100 हूं, मुझे 50% बढ़ा दिया तो मैं 150 हो गया। अगर मैं 100 था और मुझे 150% बढ़ा दिया तो मैं 250 हो जाऊंगा। तो इसका मीनिंग सिंपल सा इतना ही होता है, किसी चीज की वैल्यू 50% बढ़ाना मतलब उसकी वैल्यू 1.5 गुना होना, किसी चीज की वैल्यू 150% बढ़ाना मतलब उसकी वैल्यू 2.5 गुना होना। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये है कि वैल्यू 2.5 गुना हो चुकी है। तो एक काम करते हैं, एक सिंपल सा नंबर है हमारे, सबसे पहले आसान नंबर तो 2 ही है, हम 2 का देखते हैं। 2 के कितने फैक्टर है? 2, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अगर मैं इसको 2.5 गुना कर दूं, मतलब इसको 150% बढ़ा दूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर इसकी वैल्यू बन जाएगी 5। देखो पहले इसकी वैल्यू थी 2, अब इसकी वैल्यू आ चुकी है 5, तो 2.5 गुना तो हो गया। 5 के कितने फैक्टर हैं? सर 5 के भी 2 ही फैक्टर हैं। देखो जब 2 था स्टार्टिंग में उसके भी 2 ही फैक्टर, 1 एंड 2। 5 जब देखा उसके भी 2 ही फैक्टर्स, 1 एंड 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहां भी चेंज नहीं हो रहे। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा है कि एक ऐसा नंबर, नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको आप 150% भी इंक्रीज कर दो तब भी उसके फैक्टर चेंज नहीं होते। तो बिल्कुल हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसको अगर आप 150% इंक्रीज कर भी देंगे ना, उसके नंबर ऑफ फैक्टर चेंज नहीं होने वाले। तो भाई यहां पर तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अपने आप में आपको करेक्ट देखने को मिलेंगी। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। आप देख पा रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कि आप देखो ना कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसके 4 फैक्टर हैं। अब इसमें क्या मुश्किल है, राइट? एक दो चीजें और करते हैं यहां पे, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब देखो मैंने आपको बोला, लेट्स से मैंने आपसे पूछा कि कोई नंबर ले लिया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 20। ठीक है, मैंने नंबर ले लिया 20। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं 20 को ऐसे सबसे कौन से छोटे नंबर से, लीस्ट इंटीजर नंबर रहने दो, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, मैं सबसे ऐसे कौन से सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को समझ पाए? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हमारे पास एक नंबर है 20, 20 को मैं ऐसे कौन से सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं ताकि वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप परफेक्ट स्क्वायर समझते हो? हाँ, परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है सर, जैसे आप अंडरस्टैंड करना, 1 का स्क्वायर होता है 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये जो भी मैंने इधर लिखे ना सारे, और आगे भी 6 का स्क्वायर 36, ये सारे कहलाते हैं क्या? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पीएस बोलते हैं इनको। ओके, अब मेरे पास एक नंबर है 20, वो मेरे से पूछ रहा है कि कौन से ऐसे सबसे छोटे पॉजिटिव इंटीजर से मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूं कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। सबसे छोटा कौन सा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। अब इसको देखो, आप लॉजिक से भी कर सकते हो, ऑप्शन के माध्यम से, अदरवाइज पता क्या कर सकते हो, आप 20 की एक बार क्या करो, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। देखो 20 की जब मैं प्राइम फैक्टरेशन करूंगा क्या आएगा? आप बोलोगे आएगा 4 × 5। हाँ बिल्कुल आएगा, पर अभी ये प्राइम फैक्टरेशन कंप्लीट नहीं हुई। 4 अपने आप में प्राइम नहीं है, तो 4 को प्राइम बनाओ। कैसे मतलब लगाओगे? 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, ये बनी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है,
अब सवाल आता है कि देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मल्टीप्लाई करके, कैसे करेंगे? अब मुझे एक चीज बताओ, इधर फोकस करना, इधर ये देखो क्या है, 2 की पावर 2, ये 2 का स्क्वायर ही तो है। तो सर ये तो ऑलरेडी अपने आप में एक स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी अपने आप में स्क्वायर है। हाँ बहुत बढ़िया, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है। पर अगर मैं इधर बनाऊं ना, इधर बात करूं 5 की पावर 1 की, ये स्क्वायर नहीं है। 5 की पावर 1 अपने आप में स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सवाल आता है कि इसको कैसे सर हम 5 स्क्वायर बना दें। देखो ये 5 की पावर 1 है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि ये स्क्वायर बन जाए? सर अगर ये 5 की पावर 2 बन जाएगा ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब 5 की पावर 1 को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगी 5 की पावर 2 बन जाए? सर सिंपल बात, आप 5 की पावर 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे वो 5 की पावर 2 बन जाएगा। तो उस केस में ये भी अपने आप में स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 भी अपने आप में स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों स्क्वायर हैं तो नंबर भी स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मल्टीप्लाई 20/5। जैसे आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये बन जाएगा 100, और 100 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है क्योंकि वो 10 का स्क्वायर है। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इज दिस क्लियर? एक और ट्राई करते हैं फिर। मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 24। अब 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? देखो मल्टीप्लाई बहुत नंबर से कर सकते हो, पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो सकता है जिससे आप मल्टीप्लाई करो? ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा हो सकता है जिससे आप मल्टीप्लाई करो और वो परफेक्ट क्यूब बन जाए? अब देखना इधर आप लोग फोकस करना है यहाँ पे। 24 की सबसे पहले प्राइम फैक्टरेशन करो। 24 की आप प्राइम फैक्टरेशन करोगे क्या बनेगा? ये बनेगा 8 × 3। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। हाँ सर, ये बन गया आपका 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो इधर फोकस करना, ये जो नंबर है ना, ये ऑलरेडी अपने आप में क्यूब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आता है कि सर इसको क्यूब क्या करना है? इसको क्यूब बनाना है, तो इसको क्यूब बनाओ फिर। यहां देखो क्या है, 3 की पावर 1। ये क्यूब कैसे बनेगा? ये क्यूब तब बनेगा जब ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। मानते हो मेरी बात को? बिल्कुल सर, 3 की पावर 3 हो जाएगा तब ये क्यूब बन जाएगा। अब 3 की पावर 1 है, इसको 3 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 3 × 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 3 की पावर 1 को 3 × 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3। तब क्या होगा? तब ये नंबर भी अपने आप में क्यूब बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी क्यूब है, तो क्यूब और क्यूब ओवरऑल एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा है ये नंबर? सर ये नंबर है 9। तो एक्चुअली हमें 24 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 24 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ये बनता है 216, जो कि अपने आप में 6 का होल क्यूब आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो 216 होगा ना, वो क्या हो जाएगा? वो अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो ध्यान बस यही रखना है परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब को निकालने के लिए। पहले तो ये देख लो कि भाई ऑलरेडी क्या क्या चीजें स्क्वायर हैं और किसको स्क्वायर बनाने की जरूरत है, या फिर कौन सा नंबर क्यूब है और किसको बनाना है। एक काम कर लेते हैं, एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 120। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 120 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कौन से लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं कि वो एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये है आपके सामने क्वेश्चन। पहले तो एक काम करो, आप 120 की प्राइम फैक्टरेशन लिखो। आप बोलोगे सर इसको मैंने 12 × 10 लिख दिया। ठीक है, पर अब ये प्राइम फैक्टरेशन नहीं है, इसको और करो। 12 को कैसे लिखेंगे? 4 × 3। हाँ ठीक है। और 10 को कितने लिखेंगे? 5 × 2। अब इसको जब आप देखोगे ना, इसको भी बनाना पड़ेगा। ये कितना है? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 यहाँ से, तो बना 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। ठीक है, ये बना 120 की प्राइम फैक्टरेशन। अब फोकस करना, क्या ये अपने आप में स्क्वायर है? आप बोलोगे नहीं ये स्क्वायर नहीं है। ये स्क्वायर पता कब बनेगा? जब ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 का स्क्वायर। हाँ, तो ये स्क्वायर बनने के लिए ना, ये 3 अपने आप में स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 4 चाहिए होगा। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर मुझे 3/1 है, अगर मैं इसको 3/2 बना दूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ मेरे पास 5/1 है, तो मुझे यहाँ पे 5/2 चाहिए होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, तब जाके ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना किससे है? सर 2 से, 3 से एंड 5 से। तो एक्चुअल में अगर मैं 120 को इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करूँगा ना, तब जाके मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो करो 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 3 720, 720 इंटू 5 इज 3600। ये मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 3 + 6 इंटू 5 30 से। जब मैं 120 को 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो मेरा आंसर आ रहा है 3600, जो कि अपने आप में 60 का स्क्वायर होता है। तो यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 30। आपको 120 को 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। 30 अपने आप में सबसे छोटा नंबर होगा जिससे आप 120 को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इस तरह से आप अपने परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो इसके अलावा कुछ और आपके जो कंटेंट वाला पार्ट है, स्क्वायर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, उनको मैं आपके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पॉइंट पता क्या है, आपको याद पता क्या रखना है, आपसे जो यूपीएससी पूछता है ना, वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछता है, और इसीलिए मैंने आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स की एप्लीकेशन करवाना सिखाया है। इसमें वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि हाँ इसकी ये चीज़ बता दो, नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ें बाकी एग्जाम के अंदर आती हैं। यहाँ पर यूपीएससी में आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करना है वो बातों को आप जरूर ध्यान में रखना, रेदर देन रिमेंबरिंग द थ्योरी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थ्योरी वगैरह रट के चले जाते हैं। देखो मैंने हमेशा ऐसा माना है कि ठीक है, आपको थ्योरी आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर अगर आप अननेसेसरी फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश करोगे ना, वो बात गलत हो जाएगी। आप अंडरस्टैंड कीजिए, फैक्टर्स का मतलब अंडरस्टैंड करो, उसको कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग है ना, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, बट इतना ध्यान रखना कि सबसे पहली चीज़ आती है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है ना, तो जितने मर्जी फॉर्मूला रट लो, आप कभी भी यहाँ पे सी सेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सी सेट में अच्छा स्कोर करने का तरीका बस यही है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छे से चीज़ों को पढ़ते रहें, आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दें। कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद उनकी खूब सारी आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, ताकि उस चीज़ के अंदर आपको कोई भी समस्या ना आए। और आखिरी में आपको यहाँ पे साथ ही साथ इनके मॉक टेस्ट भी देने हैं, सो दैट 2 घंटे के अंदर क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करना है, 2 घंटे के अंदर कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में करने हैं, क्वेश्चंस का सही चूज करना भी अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये सब चीज़ें कोई एक दिन में नहीं आती, ये चीज़ें आती हैं जब आप रेगुलर बेसिस के ऊपर चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छा करना है सी सेट, तो कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाय एप्लीकेशन ओरिएंटेशन, फॉलोड बाय आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट के थ्रू खूब सारी प्रैक्टिस। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सी सेट में काफ़ी अच्छा करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।